हेलो गाइस, आज हम हमारा सेकंड पार्ट देखने वाले हैं जो कि है फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमारा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा पार्ट होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम आज पोलर कोऑर्डिनेट्स देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखा था। तो आज के पॉइंट के साथ ही हमारा जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। और जो भी पिछले इसमें मैंने होमवर्क दिया था वो आप करना ना भूलें। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, अगर मैंने जितना आपको दिया है आप उतना भी कर ले तो भी आपके फाइनल के लिए वो काफ़ी है। इसके हिसाब से ही मैंने पिछला वीडियो था वो बनाया है। इस वजह से उसमें जो होमवर्क के दो प्रॉब्लम्स दिए वो आप करें और जो मैंने प्रॉब्लम लिया उसमें वो भी आप एक बार और करें। उसके बाद आपका जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए भी ऐसे ही होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए 2-3 प्रॉब्लम्स दूंगी, वो आपको ट्राई करने हैं। और जो भी प्रॉब्लम मैं आज लेने वाली हूँ वो भी आप ट्राई करने वाले हो। ओके, ये थी आज के वीडियो की समरी। तो सबसे पहले हमारी स्टेप्स के साथ स्टार्ट करते हैं, सारे प्रॉब्लम के स्टेप्स देख लेते। तो क्या है, सबसे पहली स्टेप है गिवन। जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है वही गिवन हमें वहाँ पे लिखना है। ये हमारी पहली स्टेप है, देखो कितनी आसान है। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब हुआ, उसमें कौन आएगा, अब आर और थीटा आएगा, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कौन आता है, आर और थीटा आता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या आता था, याद करो, x और y आता था। हमेशा याद रखना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स किस में होता है, x और y में होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा में होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जो भी हमें गिवन दिया होगा उस गिवन को क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, उसके बाद क्या करना है, इलिमिनेट कॉन्स्टेंट। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में कॉन्स्टेंट को इलिमिनेट किया था उसी तरीके से हम आज भी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। वहाँ पे हमें देखते ही पता चल जाएगा, ए होगा, कोई बी कांस्टेंट होगा, कोई सी कांस्टेंट होगा। देखो आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स के मेन कौन है, आर और थीटा है। वो छोड़ के हमें अगर कोई अलग चीज़ दिख रही है, अलग कैरेक्टर दिख रहा है वहाँ पे, तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, एक कांस्टेंट की तरह कंसिडर, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। पिछले रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो वीडियो था उसमें हमने उसे कैसे एलिमिनेट करना था वो देख लिया था। उसी तरीके को यहाँ पे भी यूज़ करें। अगर आप वीडियो सीरीज़ में देखते हैं तो पिछले इसमें मैंने जो उसे कैसे एलिमिनेट करना है वो बताया, वो यहाँ पे भी आपको काम में आता। तो आपकी क्या हो जाती है, आपको पहले ही पता चल जाता कैसे एलिमिनेट करना है। इस वजह से वीडियो को सीरीज़ में देखा करें। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो वीडियो को सीरीज़ में देखें। अगर आपको पहले ही पता है कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे होता है और पोलर कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में देखें ताकि आपको हर स्टेप की हर चीज़ पता चले। आप मुझे बाद में कमेंट में बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिसके आंसर मैं ऑलरेडी सारे सीरीज़ बाय सीरीज़ जैसे वीडियो लेती हूँ उसमें मैंने दे दिए होते। इस वजह से वीडियो को सीरीज़ में और पूरी तरीके से देखा करें ताकि मैं जो भी बताती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एमसीक्यू के लिए क्या करना है, बीच में कभी एंड में मुझे याद आता है कि ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं तभी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसे एमसीक्यू के लिए करना है आपको, क्योंकि हमारी हर एक स्टेप होती है। अगर कोई स्टेप बीच में आती है तो उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू की बात है तो वो मुझे बीच में ही बतानी पड़ेगी। अगर कोई पॉइंट एंड में आ रहा है और उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू की बात है तो मुझे वहाँ पे एंड में ही बतानी पड़ेगी। तो इस वजह से वो कहाँ पे भी हो सकती है, कभी स्टार्टिंग में, कभी एंडिंग में, कभी मिडल में। इस वजह से वीडियो को पूरा देखा करें। बार बार हर वीडियो में मैं यही पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इससे क्या हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा बहुत। इस वजह से इस चीज़ को याद रखा करें प्लीज़। हमने क्या किया, पहली स्टेप में हमने गिवन लिखा, सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया और एलिमिनेट किया हमारे कांस्टेंट को। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, रिप्लेस। देखो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा। ओके, तो वो जो डी आर बाई डी थीटा होगा उसकी जगह हमें कुछ दूसरी चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है वो भी बताया गया है। डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेस करना है किससे,
माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करना है, उसकी जगह वही डाल देना है, दूसरी चीज़ डाल देनी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। डी आर बाई डी थीटा की जगह जो भी उन्होंने बोला है वो चीज़ लिख देनी है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, सॉल्व। यहाँ पे क्या करना है, एंड में हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, पर उसे इंटीग्रेशन लेने की, आसानी से सॉल्व करने की हमारी मेथड क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेट बाय वीएस फॉर्म, मतलब हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करते। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को लास्ट हमारा जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था उसमें भी हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को ही यूज़ किया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको वो चीज़ क्लिक हो जाएंगी, अभी मैं बता रही हूँ वो चीज़ आपको क्लिक हो जाएंगी कि वो कैसे किया था। देखो कैसे रिलेट होती है हर चीज़ पिछले कंसेप्ट से। तो ये पता चल गया, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है, चाहे आपकी एग्ज़ाम थ्योरी हो एमसीक्यू हो, किसी भी जगह पे डरना नहीं है, डायरेक्टली स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर थ्योरी में आपको आगे जाके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं जमता है और आपकी एग्ज़ाम थ्योरी हो रही है, तो क्या होगा, जो भी स्टेप्स दिए उतनी करो। एंडिंग में सपोज आपको प्रॉब्लम आ जाए कोई, तभी आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी एमसीक्यू एग्ज़ाम हो रही है तो स्टेप्स को फॉलो करें। उन्होंने जितना बोला है उतना ही निकाले। उन्होंने बोला है कि रिप्लेस करके क्या चीज़ आ रही है नीचे, वही आपको वहाँ पर लिखनी है। ओके, उन्होंने बोला है इंटीग्रेट करो, फाइनल आंसर बोलो, तो फाइनल आंसर ही वहाँ पे आपको बताना है। उन्होंने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करने के बाद जो टर्म आती है वो 4 ऑप्शन में से कौन सी है वो सिलेक्ट करो, तो वही आपको करना है। इलिमिनेट कांस्टेंट करने के बाद जो टर्म रहती है वो बताओ, ऐसा ही एमसीक्यू में बोला, तो आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, उसमें से ही एक चीज़ बतानी। इतना ही है, कुछ टफ नहीं है इसमें, इसलिए स्टेप्स को फॉलो करें। ये स्टेप्स जो भी दी है वो अच्छे से लिख के रखें, हमेशा याद रखें। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम है r इज टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का प्रॉब्लम है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या पता चलता है, देखो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स किस में होता है, r और थीटा में होता है। r तो है, इज इक्वल्स टू क्या है, a है, तो a मतलब कोई तो भी अलग ही चीज़ है यहाँ पे, राइट। तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, और अंदर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो ठीक है, ये टर्म तो हमारी थीटा की हो गई, तो ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। हमें क्या करना होगा, a की वैल्यू को निकालना होगा। यहाँ पे देखो 1 भी कांस्टेंट है, पर 1 कैसे है, 1 की वैल्यू है, 1 मतलब क्या होता है, 1 होता है, राइट। पर वो ऐसे कांस्टेंट की तरह नहीं है, एक कैरेक्टर नहीं है कि जिसकी वैल्यू पता नहीं है। अभी देखो यहाँ पे a है, इसकी वैल्यू पता है हमें, 1 है, 2 है, 3 है, या फिर r डिवाइडेड बाई समथिंग कुछ तो भी है। इसी वैल्यू हमें पता है क्या, a की नहीं, हमें वो क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, a के मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, उसे क्या कर देंगे, दूसरी साइड में भेज देंगे। अगर वो दूसरी साइड में जाएगा तो a से मल्टीप्लाई था वो पहले, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, r के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, a से करके a इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। a अब क्या हो गया, अकेला रह गया, a की वैल्यू हमें क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, इतनी आसानी से हम क्या करते हैं, हमारी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। यह हमें कब काम में आएगी, हम जब कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तभी हमें काम आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और आगे जाके कांस्टेंट को एलिमिनेट भी करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट, तो देखो हमारी फर्स्ट स्टेप का गिवन क्या है, r इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा है, तो r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a वैसे ही रहेगा, इन ब्रैकेट 1 क्या है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो अब आप बोलोगे a भी कांस्टेंट था, वो 0 नहीं हुआ, पर 1 कांस्टेंट था पर वो 0 हो गए, ऐसे कैसे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एक क्या है, जो हमारी साइन थीटा की एक टर्म है, देखो 1 माइनस साइन थीटा की जो टर्म है उसके क्या है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको पहले से एक रूल बता के दिया है, आपको हमेशा याद रखना है डिफरेंशिएशन का ये इम्पोर्टेंट रूल, कि जब भी हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या फिर डिविडेशन में होता है तो वो क्या हो जाता है, वो 0 नहीं होता,
वो वैसे ही रहता है, उसे हम साइड में लिखते हैं। जब हमारा कांस्टेंट प्लस और माइनस में होता है, देखो हमारा कांस्टेंट देखो 1 क्या था, प्लस या माइनस में था साइन के साथ, राइट। तो वो क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यही जो मैं पहले से बता रही हूँ वही सब जगह अप्लाई हो रहा है। हर वीडियो में मैं यही चीज़ बताती हूँ, बार 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 बार। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ याद रखनी। जिसको ये चीज़ पता है उसे डेरिवेटिव में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, और वो माइनस साइन जो पहले थी वो वैसे ही आ गए। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो भी ए है उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने देखो पहली स्टेप में ही निकाली थी साइड में करके, ए इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो वो ए की वैल्यू वहाँ पे डाल दी, मल्टीप्लाई बाय जो भी माइनस कॉस थीटा था वो वैसे ही रह गए। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 करके कह देंगे और हमारी थर्ड स्टेप की ओर जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या बोला है, रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा की जगह क्या डालना है, माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन 1 में डालना है ये। ओके, जो भी हमारी सब एलिमिनेट कांस्टेंट और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम जब करते हैं, उसके बाद जो भी हमारी फाइनल टर्म आती है स्टेप सेकंड में, उसे हम इक्वेशन 1 करके कह देते हैं हमेशा। तो वही इक्वेशन 1 में हमें हमेशा इस चीज़ को रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग में हमें पता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा होता है। तो उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू, आगे की जो टर्म थी वो वैसे ही रहेगी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी आर बाई डी थीटा को ही रिप्लेस करना था। यहाँ पे हमने क्या किया, उसे रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे देखो जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, माइनस आर स्क्वेयर है, और जो भी राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, आर है, राइट। आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा है, वहाँ पे भी क्या है, आर है। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर है, यहाँ पे आर है, एक आर को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या बचा, एक ही आर बचा, और राइट हैंड साइड में जो आर था वो चला गया। देखो यहाँ पे भी क्या है, देखो माइनस साइन, देखो माइनस आर है और माइनस राइट साइड में क्या है, माइनस कॉस थीटा है। तो वो माइनस माइनस भी क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ फिर आर इंटू डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। मैंने क्या कर दिया, उसे साथ में लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम हमारी फोर्थ स्टेप करेंगे। देखो हमें क्या करना था, सिर्फ रिप्लेस करना था, और जो भी कैंसिल हो रहा था उसे हमें कैंसिल मतलब निकाल देना था। अगर वहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता तो मैं नहीं निकालती, मैं उसे वैसे ही रखती और फोर्थ स्टेप की ओर आगे बढ़ती। यहाँ पे माइनस साइन चली जा रही थी, कैंसिल हो रहा था एक, तो मैंने उसे कैंसिल कर दी। आगे हम क्या करेंगे, हमारी थर्ड स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसे VS फॉर्म से ही सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि क्या है, वो आसान है और हमारी स्टेप्स कम हो जाती है और इंटीग्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है आगे करके। तो इस वजह से ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का जो भी इंटीग्रेशन होता है उसे हम हमेशा ट्राई करते हैं कि वो VS फॉर्म से ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये क्या होता है, इसकी इंफॉर्मेशन तो मैंने पहले के कुछ वीडियोज़ में आपको दे ही दी। तो लास्ट वीडियो में हमने कैसे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए VS फॉर्म यूज़ किया था, वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे भी हम हमारा VS फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो हमारा VS फॉर्म क्या कहता है, देखो हमारा जो थर्ड स्टेप में आखिरी का आंसर आया था उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे जो भी हमारा थर्ड स्टेप आ रहा है उसमें हमें क्या दिख रहा है, आर और थीटा एक दूसरे के साथ क्या है, मिक्स है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स है। पर हमारा VS फॉर्म क्या कहता है, आर को एक साइड में रखिए और आप थीटा को एक साइड में रखिए। मतलब जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक आर की साइड हो जाती है और एक थीटा की साइड हो जाती है। जैसे हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसा था, हमने एक एक्स की साइड की थी और एक साइड किसकी की थी, सिर्फ और सिर्फ वाई की थी।
तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। ये जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो दोनों टाइप्स मैंने इससे पहले के वीडियोस में ले लिए हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आर और थीटा को सबसे पहले सेपरेट कर देंगे। मतलब एक साइड पूरी आर की होनी चाहिए और एक साइड पूरी थीटा की ही होनी चाहिए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ की चीज़ हम वहाँ भेजते हैं, वही सिर्फ करना है। कुछ भी यहाँ पे एकदम ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। हम भी पहले भी हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। पहले भी हमने क्या किया है, एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ की चीज़ वहाँ भेजिए, वहाँ की चीज़ यहाँ भेजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आर की चीज़ें एक साइड में भेज देनी है और थीटा की चीज़ें एक साइड में भेज देनी है। यहाँ पे क्या है, आर इंटू डी थीटा बाई डी आर है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ डी थीटा है। तो हम क्या करेंगे, आर डिवाइडेड बाई डी आर को वैसे ही रहने देंगे और डी थीटा को दूसरी साइड में भेज देंगे। पहले डी थीटा क्या था, न्यूमरेटर में था, अब दूसरी साइड में चला जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब देखो दूसरी साइड को चेक करते हैं, वो पूरी थीटा की है क्या, हाँ वो पूरी थीटा की भी है और इससे पहले की हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी पूरी आर की है। देखो एक साइड थीटा की हो गई, एक साइड आर की हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो टर्म है उसे हम उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे, पूरी चीज़ को उल्टा कर देंगे। हम चाहते क्या है कि जो भी हमारे डिफ्रेंशिएशन की टर्म है, डी आर हो डी थीटा हो, वो ऊपर हो। इस वजह से सारी चीज़ों को उल्टा कर दिया है। सिर्फ देखो डी आर बाई डी थीटा और क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू डी आर। देखो सब कुछ उल्टा हो गया है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया है, जो हमारे डी आर और डी थीटा था उसके साथ जो भी टर्म्स थी उसे थोड़ा सा अलग करके सेपरेट करके लिखा है ताकि हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो डी आर के साथ क्या था, डी आर डिवाइडेड बाय आर था, तो उसे मैंने साइड में थोड़ा सा जगह करके उसे लिख लिया ताकि मैं उसका इंटीग्रेशन ले सकूँ। तो वो क्या आ जाएगा, 1/r ही था वो, बस अब साइड में लिख लिया है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा था, मैं क्या चाहती हूँ इसे साइड में भी लिखूँगी थोड़ा सा डी आर से, और जो कॉस है देखो दोनों के बीच में कांस्टेंट है, मतलब दोनों के बीच में कॉमन है। 1 और साइन थीटा के दोनों के बीच में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है कॉस थीटा, तो मैं उसे सेपरेटली डिवाइड कर दूंगी। वो क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा BS फॉर्म में कैसे बोला गया है, अगर आपका सब कुछ सेपरेट हो गया है, आपकी जो भी एडजस्टमेंट थी आपको जो करनी थी वो हो गई है, तो इसे इंटीग्रेट कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद देखो 1/cos थीटा मतलब क्या हो जाता है, साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा हो जाता है। तो वही मैंने किया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। 1/r का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log r प्लस log c। यहाँ पे ही मैंने क्या कर दिया, log c को लिख लिया है, इज इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन को सेपरेटली डिवाइड करेंगे, सेक में करेंगे और फिर टैन में करेंगे। सेक का क्या आ जाएगा, log ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ गया, माइनस टैन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, log ऑफ सेक थीटा होता है। तो वो सारे इंटीग्रेशन आ गया। इसे अच्छे से लिखने के लिए जो बड़ी टर्म है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो छोटी टर्म है उसे हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। देखो दोनों इक्वली है, कितना भी कुछ करो आप, ये साइड और वो साइड इक्वली है। बस मैंने क्या किया है, आपको अच्छे से वो चीज़ दिखे इस वजह से इस साइड को उसे लिख दिया है। ओके, बड़ी टर्म को पहले लिखा और उसके बाद इज इक्वल्स टू करके छोटी टर्म को लिखा, तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो ऐसे ही सेम टर्म दिखेंगे। उसके बाद क्या है, देखो हमारा लॉगरिथमिक का रूल होता है, नीचे जैसे मैंने दिखाया log ऑफ a माइनस log ऑफ b माइनस log ऑफ c हो, तो कैसे होता है वो, log ऑफ a जो पॉजिटिव टर्म है वो ऊपर रहती है और जो माइनस log होता है वो हमेशा क्या होता है, log के फॉर्मूले के हिसाब से डिवाइड में जाता है। तो यहाँ पे क्या था, log b भी माइनस था और log c भी माइनस था, तो वो दोनों क्या चले गए, डिवाइड में चले गए। तो यही सब चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, हमने क्या किया, जो log r राइट साइड में था उसे भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में बुला लिया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम कंडीशन हो रही है, log ऑफ सेक एक्स और माइनस log r दोनों क्या है, माइनस चीज़ें हैं, और कांस्टेंट को क्या कर दिया है, साइड में लिख लिया है। कांस्टेंट को एक साइड में कर दिया है और हमारी पूरी टर्म को एक साइड में कर दिया है, ठीक है। log c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है,
और कांस्टेंट के साथ हम हमेशा एडजस्टमेंट्स करते हैं। हम इसे प्लस सी करके भी लिख सकते हैं। इसे log c मैंने क्यों किया है, इसे मैं सॉल्व करना चाहती थी, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा है। हम जैसा चाहते हैं वैसी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के साथ। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के इसमें डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये पॉजिटिव टर्म है तो ये ऊपर आ गई, डिवाइड बाय क्या जाएंगी, जो भी निगेटिव था वो डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज सेक थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू लॉग सी। देखो लॉग और लॉग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और टर्म क्या बचेंगी, थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू सी। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं, मतलब देखो पहले ही हमारा इंटीग्रेशन आ रहा था log r प्लस log c इज इक्वल्स टू log log के फॉर्म में आ रहा था। इंटीग्रेशन जब खत्म होता है तो हमें एक टर्म मिल जाती है, चाहे तो ऐसी टर्म छोड़ भी सकते हैं, पर आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि वो कैसे हो, सी करके हमारा कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाए। हम कैसे, हाँ यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट कंसीडर करते हैं हमेशा, इंटीग्रेशन का प्लस सी करके जो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं उस सी की वैल्यू हमें एंड में मिल जाए कुछ करके। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमें मिले सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या है, सी। ये क्या है, सी की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू है। ऐसी मिले ऐसा ट्राई कर। और एमसीक्यू के एग्जाम में क्या है चीज़ आपको याद रखनी है, आपको जिस प्रकार का आंसर दिया है आपको वही रुक जाना है। अगर आपके जो आंसर से आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो आपका जो आंसर आता है वो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो तो इससे सिमिलर नहीं है वहाँ पे दिया हुआ आंसर से, तो शायद वहाँ पे क्या किए है, एडजस्टमेंट्स किए, वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। ओके, सी इज इक्वल्स टू करके कोई आंसर आ रहा है, या फिर सी करके वहाँ पे कांस्टेंट है जो अलग दिख रहा है आपको जो आंसर आया उससे, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एडजस्टमेंट्स की गई है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सैन, यहाँ पे मैंने लॉगरिथमिक के फॉर्मूले यूज़ किए, ओके, कुछ एडजस्टमेंट्स की, तो वैसे ही आप कर सकते हैं। एडजस्टमेंट्स का कैसे होता है ये आपके ऊपर होता है, आप मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, लॉगरिथमिक कुछ भी करके वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है उस प्रकार में ही आपको क्या करना है, आपके आंसर को लाने की कोशिश करनी। ओके, ये आप एमसीक्यू में कर सकते हैं, पर अगर आपकी थ्योरी एग्जाम है तो आप क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू मतलब कांस्टेंट इज इक्वल्स टू करके भी निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, या फिर आपको आगे का एडजस्टमेंट कुछ समझ में नहीं आता कैसे करना है क्या करना है, तो आप सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल के वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। शायद आपके थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के मार्क कट हो, एक आधा मार्क कट हो एडजस्टमेंट का, पर अगर आपको समझ में ही नहीं आता है कि एडजस्टमेंट कैसे करना है तो आप वैसे भी रख सकते हैं। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, हम खुद के मन से करते हैं, ये अजम्पशंस होते हैं ये हमारे सारे। ओके, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिविडेशन करते हैं, लॉगरिथमिक का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, या फिर कुछ भी करें वहाँ पे, ये हम खुद से करते हैं, ये आपको खुद से मन से करना है। यहाँ पे हमेशा नहीं है कि हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक की ही एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्रॉब्लम में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक की एडजस्टमेंट करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, ये पूरा आप पे ही डिपेंड है। ओके, जैसे कि हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो प्रॉब्लम था, हमने उसमें क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन का कुछ एडजस्टमेंट्स किया था, राइट। वहाँ पे मैंने आपको एडजस्टमेंट्स समझा दिए थे उस प्रॉब्लम के लिए कैसे थे। देखो ये और वो एकदम सिमिलर है, पर फ़र्क क्या है, वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है वो फ़र्क है, और वहाँ पे क्या था, एक्स और वाई था, और यहाँ पे क्या है, पोलर में आर और थीटा है, इतना ही फ़र्क है, कुछ भी नहीं है बाकी। ठीक है, इस वजह से आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी, और आपको बोथ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। और एडजस्टमेंट्स आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट्स में ये मत पूछे कि मैम मैं एडजस्टमेंट कैसे करूँ, ये आपको दिमाग लगाना है कि आपको जो ऑप्शन दिए है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी, किसमें, एमसीक्यू के एग्जाम में। पर अगर आपके थ्योरी एग्जाम है तो आप कुछ भी एडजस्टमेंट्स करो,
एग्जामिनर समझ लेगा और उसे मार्क्स दे देगा। वो आपकी अजम्पशन पे डिपेंड है कि आप क्या अज्यूम कर दें। ओके, पर अजम्पशन करेक्ट होने चाहिए। ओके, मतलब मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, एक ही चीज़ के साथ आप कॉन्स्टेंटली बने रहे, ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे सपोज आपकी कोई टर्म आ रही है x² + 2y² = c², तो आप यहाँ पे भी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसी कुछ भी एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते प्लीज़। अगर आपका इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग में टर्म आएगी तो ही आपको लॉगरिथमिक की एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर आपकी टर्म लॉग में नहीं आ रही तो आप लॉग वहाँ पे क्यों ले रहे, लॉग टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। वहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन की एडजस्टमेंट करनी है। ओके, अगर आप चाहे तो, नहीं तो आप वैसे भी छोड़ देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगी। ये किसके लिए, थ्योरी के लिए। और अगर आपका MCQ है तो वहाँ पे जो भी आंसर दिया है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। अगर आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें आपको पता चल रहा है कि डिवाइड में कोई टर्म नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड की जो टर्म है उसे हटाने की कोशिश करेंगे। जो भी डिवाइड में सपोज 2 है तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो डिवाइड का 2 हट जाएगा। ओके, वैसे आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स। तो ऐसी सिंपल एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है। थ्योरी में तो आप वैसे भी छोड़े, निकाल के इंटीग्रेशन, उसके बाद सी करके कांस्टेंट करके वैल्यू लिख के रखे तो भी चलता है। MCQ के एग्ज़ाम में आपको जैसा ऑप्शन दिख रहा है उसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या करनी है, कैसी करनी है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले। ओके, यहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प लगा के रखे, तो आप क्या करें, आप टाइम स्टैम्प पे जो ये अभी मैंने बोला MCQ का सेक्शन है, जहाँ पे मैंने MCQ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए वो आप क्या करें, आपको जो भी भाषा पसंद है, देखो आपको मराठी पसंद है, हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, उन कौन सी भी एक भाषा में आप, मैं जो बोल रही हूँ वो सुने, उसके बाद उस वीडियो को पॉज करें, उसके बाद वो चीज़ को लिख ले। ओके, मैंने जो बोला है वो, ओके, वैसे आपको करना है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको वहाँ पे क्या एडजस्टमेंट है ये समझ में आएगी। कुछ भी एडजस्टमेंट में ऐसा टफ नहीं है। मैंने आपको बताया लॉग की एडजस्टमेंट कब करनी है, जब आपको इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग में कोई टर्म दिखे तभी आपको लॉग में सब कुछ करना है, एडजस्टमेंट करनी। अगर आपका इंटीग्रेशन करने के बाद लॉग में कोई टर्म नहीं दिख रही तो लॉग की एडजस्टमेंट वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिविडेशन की एडजस्टमेंट होगी। वो भी किसके हिसाब से, आपके MCQ का जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है ये प्रॉब्लम। देखो कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट एक दूसरे से पूरे रिलेट करते, पूरे के पूरे रिलेट करते, बस रिप्लेसमेंट अलग है। और पिछले इसमें x और y था, यहाँ पे r और थीटा है, इतना कुछ नहीं। इसमें तो 4 ही स्टेप है। हमने जो पहला यूनिट देखा था उसमें कितनी सारी स्टेप्स थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 में से एक भी स्टेप क्या है, पहली स्टेप क्या है, जो क्वेश्चन दिया है वही लिखो, वही स्टेप है। इतना तो आसान है। यहाँ पे आपको मैं अब होमवर्क देने वाली हूँ, वो होमवर्क आपको करना है। इसके सारे आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ओके, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके आंसर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। इतने में मुझे वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ जैसे भी टाइम निकले, मैं जब भी टाइम निकले तब वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं होमवर्क के क्या है प्रॉब्लम्स। पहला क्या है, r = a cos थीटा। ओके, सेकंड क्या है, r² = a sin 2 थीटा। और तीसरा क्या है, r = a cos² थीटा। ये तीनों प्रॉब्लम आपको लगे कि बीच में क्या गया है, बीच का प्रॉब्लम क्या है, r² करके, ये तीनों प्रॉब्लम एकदम आसान है। मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, ये तीनों प्रॉब्लम एकदम आसान है। सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करें, कुछ भी और ना करें। आपको एंड की एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप एंड के एडजस्टमेंट्स ना करें, ठीक है, आप वैसे ही छोड़ दें, पर स्टेप्स से उन सारी स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आप एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर आप एडजस्टमेंट्स करोगे तो इसमें आपका फ़ायदा है।
आपको एग्जाम में कैसे ऑप्शन दिए होंगे ये आपको पता नहीं है। इस वजह से एडजस्टमेंट्स की प्री प्रैक्टिस करें। एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं वो मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे प्रॉब्लम्स और सब कुछ देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।